तलाक के एक मामले में आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश की एक महिला थी जिसका नाम था शाबानो। मैं ये बात इसलिए कोट नहीं करता हूं, कोई मुझे पॉलिटिकल स्कोर नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको याद होगा कि उस समय भारत में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस पार्टी के, 412। क्योंकि सिखों के खून और इंदिरा गांधी की शहादत को चौराहे पे बेच करके जिस भावनाओं का आपने ज्वार भाटा खड़ा किया था, उस पे आप 412 सीट लेके आए थे और देश में पहला वो प्रधानमंत्री था जिसे कहा जा रहा था ये कंप्यूटर युग का है। उस 412 एमपी लाने के बावजूद भी 70 साल की वो महिला 24 साल तक दीवारों में सर मारती रही, हर मुसलमानों के दरवाजे गई, वो देवबंद भी गई, वो बरेलवी भी गई, वो अहले हदीस भी गई, जहां जहां जाके उसने कहा कि मुझे 24 साल पहले किसी आदमी ने तलाक दिया है मेरे शौहर ने, मैं 40 साल से घूम रही हूं, मेरी बात को कोई मुसलमानों का संगठन नहीं सुन रहा है, मुझे जो कुरान में तलाक का तरीका है मुझे तलाक दिलवा दो, मैं 70 साल की हूं, मेरे रोजे भत्ते के लिए कुछ पैसा मुझे दिलवा दो। किसी मुसलमान की दुकान ने, ये जो घूम रहे हैं ना चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक, छोटी दाढ़ी बड़ी दाढ़ी, गोल टोपी, पजामा ऊपर नीचे कुर्ता, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी ने उसको हक नहीं लड़वाया उसको। और इस देश की किसी सेकुलर सरकार ने यह नहीं कहा कि इस औरत को हक मिलना चाहिए जो हर 2-2 मिनट के बाद दिल्ली के अंदर औरतों की आजादी के लिए घूमती हैं महिलाएं। कोई मुझे नजर नहीं आई। बिंद्रा कारण से लेकर के कई सारी जो हैं, बड़ी बिंदी छोटी बिंदी, कोई नजर नहीं आई। और उस आधुनिक प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारत की कोर्ट में आई हैं, भारत के संविधान के हिसाब से आपके साथ फैसला होगा। उसने नहीं कहा तुम मुसलमान हो नहीं मुसलमान हो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके भत्ते की रकम तय कर दी और कहा कि आपको फैसला आपके हक में है और इस आदमी को आपको इतना पैसा देना होगा, इस देश में हाहाकार मच गया, सेकुलरिज्म की खतरे में पड़ गया सेकुलरिज्म। फौरन उस 412 सीटें जीतने वाले राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दंगाई और आतंकी मुसलमान के सामने झुक करके उस फैसले को पलट दिया कि उनको मालूम था कि इस देश का मुसलमान जो है वो नाराज हो जाएगा। फैसला बदल दिया। इसके पास तो 272 ही थे, इसने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला, पार्टी के फैसले को भी बदला और 3-3 बार कहा यही होगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप इस बात से क्यों चिंता करते हैं भाई? क्या आपके ऊपर हिंदू होने का आरोप लगेगा? आपको जवाब देना आना चाहिए ना भाई। कहो ना कि हिंदू आदमी था, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बन के आया था भाई, लेकिन इसने हिंदू का तो कोई काम नहीं किया। काम तो वो आपका कर रहा है, तब भी हम उसको नहीं कुछ कह पा रहे, तब भी हमारी नाराजगी नहीं, हम कह रहे चलो पहले इन्हीं का कर लो। लेकिन उस पर फिर भी आरोप है कि ये तो फंडामेंटलिस्ट है। ये तो वो एक साहब ने आर्टिकल लिखा है टाइम मैगजीन में, पता नहीं आप उस राइटर को जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ जानते हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में। उसकी अम्मा हमारे हिंदुस्तानी की है, पता है आपको? हमारी पत्रकार मित्र हैं, सीनियर हैं, माता जी उनकी हिंदुस्तानी हैं और उनके शौहर वो थे जिनका पंजाब के एक बॉडीगार्ड ने सर काट दिया था, उनका नाम था सलमान तासीर। उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया, उस जमाने तो बहुत आना जाना था, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि इसकी बीवी एक हिंदू है और हिंदुस्तान में रहती है, भले ही तलाक हो गया हो लेकिन ये गद्दारी कर सकता है। उनके बेटे ने लिखा है चीफ ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, जिनकी अपनी फैमिली डिवाइड हो गई है, वो भारत के प्रधानमंत्री पर कमेंट कर रहे हैं। इस एजेंडा है, लेकिन उसने तो लिखा, लेकिन हमारे यहां जो लोग हैं लिबरल के नाम पे, आज़ादी गैंग के नाम पे, टुकड़े टुकड़ों गैंग के नाम पे, ये तमाम सारे लोग उनके फुट सोल्जर हैं, ये स्लीपर सेल हैं, ये स्लीपर सेल खतरे में हैं। इसलिए बालाकोट में हमला होता है तो बालाकोट में कोई घायल नहीं हुआ, यहाँ कई लोग घायल हो गए और भयानक घायल हुए, और जब उससे बाहर निकले तो बोले इमरान खान को नोबेल प्राइज दो, उसने हमारा आदमी छोड़ दिया है। वो नहीं मान रहा, उसे मालूम है अपनी औकात के, उसे कौन सा प्राइज मिलने वाला है। लेकिन हमने कहा तो ये कौन लोग हैं भाई?
जो पाकिस्तान के एजेंडे को पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपके देश के अंदर खड़ा कर देते हैं और आपकी मेजॉरिटी जो है डिफेंसिव हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये 70 साल में आपने इस देश में उनको पाला है, पोसा है, मजबूत किया है। लिहाजा बेशर्माई के तहत पूरे टीवी पे एक नेता, पार्लियामेंट में बैठने वाला आदमी जाके कहता है कि आप नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, वो भी बेसिकली हैं तो वो ऊंट वाले लोग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम करेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं हाई कॉन्फिडेंस विद लो आईक्यू, तो उनको लगा रही क्या बात है, आप हमें इतना काबिल समझते हैं, हम नरेंद्र मोदी को हम हटवा देते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर ली, तो दो गड़बड़ करी उन्होंने कहा अरे हम पुलवामा कर देते हैं इलेक्शन से पहले, अभी देखिए क्या होता है। अब उसको ये उनको लगा कि भाई यहां मनमोहन या नेहरू जी होंगे, ये खबर उधर गई नहीं कि ये आदमी तो पहले से इस सर्जरी का एक्सपर्ट है, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आया है। लिहाजा आपने क्या किया? आप बालाकोट में यहां करके चले गए, आपने यहां कर दी। उनको लगा इलेक्शन का मौका है, ये कुछ करेगा नहीं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि आप इन्हें कैसी सिचुएशन में खड़े कर दें, ये उल्टा कर देते हैं उसे। एक ने कहा चौकीदार चोर है, उसने कहा पूरा देश चौकीदार है। अब ये समझ ही नहीं आया उनकी। तो कभी कभी लोग होता है कि वो एक्सपर्ट होते हैं कि अपनी बात जो आपके पास आई है उसको मैं तोहफे के लौटा दें। वहाँ इन्होंने बालाकोट, अब वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे कि 26/11 हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे कमाल हो गया यार, अभी तक हमारे पास डोजियर तो आया नहीं। डोजियर भेजते थे यहाँ के लोग, तो होम मिनिस्ट्री बनाती थी, प्रधानमंत्री जाता था, फिर वो कहते थे नहीं यहाँ आपने कौमा गलत लगाया, यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि ये पठानकोट के बाद ये हमारा जो कसाब है कहाँ रहता है। वो बेचारे इंतजाम कर रहे थे, इसने डोज दे दी सीधे। अब वो डोज मिली, उनको लगा ये कैसे हो गया। तो यहां के लोग भी परेशान कि यार ये तो हमें भी नहीं पता चला, हम भी खबर नहीं दे पाए उधर के होने वाला है, कुछ हो गया। तब उसको लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बेचारों ने किया क्या कि दो नुकसान किए। यहां तो बालाकोट अब पूरे देश में घूम रहा है, आज समाप्त हो गया है 5 बजे। अब बालाकोट का रिजल्ट जब आएगा जो आएगा, लेकिन वहां उसने क्या किया, उन्होंने कहा अरे ये जो हमें F-16 दिए गए हैं ये हमने किस काम के लिए रखे हैं। वो F-16 ऐसे में बैठ के भेजा किसी को जैसे वो टैक्सी चलाता है। वो बेचारे ने को F-16 लाए और अपने ही देश में गिरा दिया। वो अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी मार्केटिंग खराब हो गई, हमारा जहाज बिकना और बंद हो जाएगा। उसने कहा खबरदार, जो तुमने कहा कि हमने F-16 इस्तेमाल किया है। अब ना हंस पा रहे ना रो पा रहे, तो उधर से भी पिट रहे हैं इधर से भी पिट रहे हैं। किसी भी देश में एक नेता के बदलने से, लीडर के बदलने से, क्रिकेट टीम के कैप्टन के बदलने से मिजाज बदल जाता है। इसलिए यह आप सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र के होने पे गर्व करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा वजूद तब तक है जब तक ये राष्ट्र है। ये लोग सोचें कि ये रहे ना रहे, हम तो चले जाएंगे अमेरिका। तो अमेरिका से जब भगाया जाएगा तो कहां जाएंगे? आना तो है किसी ना किसी दिन, किसी ना कभी तो कभी ये दिन आएगा ना। तो आप अपने होने पे शर्म न करें, अपने पे गौरव करें और 700 साल के पीरियड से आगे की दुनिया के बारे में सोचें कि उससे पहले क्या थे, और ये सोचें कि क्या कमियां थी हमारे अंदर कि हम 700 साल चोर, उठाई गिरे, लुच्चे लफंगों के बीच में आ गए और उनके गुलाम रहे। इस गलती को न दोहराएं और ये स्थिति बनाए रखें। और सरकार किसी की भी हो, 23 मई के बाद जो भी फैसला आए, आपका मूवमेंट कमजोर नहीं होना चाहिए, आपकी ताकत दिखते रहना चाहिए। कोई भी आएगा, मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जो सत्ता पे आए वो ये पूछे भाई कुछ और काटने को रह गया है मेरे लिए। जब तक वो इस स्थिति में, दिल्ली का राजा जो भी हो, वो जब तक आपके दरवाजे पे आके नहीं कि भाई साहब मुझे सत्ता में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, और कोई काम हो तो बताओ, जब तक ये स्थिति ना हो जाए आप इसी स्थिति को बरकरार रखिए।
अगर मगर, छोटा बड़ा, जात पात, ये सब भूल जाइए। आप इसके भुक्तभोगी हैं। इतने गौरवशाली इतिहास में आप बट गए हैं कि आप बड़े गिनी पिग हो गए हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं भाई। हमने दुनिया को क्या क्या दिया ये हम भूल गए। हमें सिर्फ ये बताया कि आप गुलाम थे, आप जातों में बटे हुए थे। अरे उससे आगे की भी दुनिया थी, उसको तो पढ़ो भाई। हम उसको नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए इस दौर को, जो 1000 साल का दौर है और 70 साल का जो आपको पढ़ाया गया है, भले ही आपके देश में सरकारें तय करें कि राजस्थान में सरकार बदल गई है तो उन्होंने कहा वीर सावरकर फ्रीडम नहीं थे, फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो कह दें कोई दिक्कत नहीं है। अरे समाज में तो कहानी सुनाइए ना उनकी। घर में तस्वीर तो लगाइए, बच्चा पूछे कौन है तो उसको सही इतिहास बताइए और कहिए कि तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो सरकारों के एजेंडे की वजह से गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुम एग्जाम में यही लिखना लेकिन हीरो ये है। ये जिस दिन करना शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आज के युवा पे बड़ा मेरा भरोसा है। जो मुझे कॉल्स आती हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं आज के यूथ से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मुझे किसी किस्म से उससे शिकायत नहीं है। मैं कभी उस यूथ से ये नहीं कहता कि भाई तुम पिज़्ज़ा मत खाना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। मैं इस गलतफहमी में रहना चाहता। वो पिज़्ज़ा भी खाएगा, वो गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमेगा, लेकिन मैंने कहा राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए। तुम कुछ भी करो, इसलिए इसका कोई चिंता मत करिए। यही आदमी, यही बच्चा, सच बात बता दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। जो दौर आपको चल रहा है ना, ये कुछ 5-10 साल और रहने वाला है, क्योंकि जिन ताकतों का वजूद खतरे में आ रहा है वो पूरी ताकत से हमला करेंगी। वो हिंदू आतंकवाद नहीं, वो यादव आतंकवाद, वो ठाकुर आतंकवाद, वो जाट आतंकवाद, वो सब कुछ करेंगी। लेकिन ये तो तय हो गया कि जो 70 साल से इस देश में देशभक्ति के नाम पे राज कर रहे थे, वो क्या वजह है कि एक फिल्म बनी है इस देश में। जो आपके पुराने गेस्ट थे जो यहाँ आए थे, हमारे भी दोस्त हैं, वो ताशकंद फाइल बनने से बड़े परेशान हैं। ये पिक्चरें पहले क्यों नहीं बन रही थी? ये नागपुर में पुष्पेंद्र पहले क्यों नहीं आ रहा था? कोई तो बात होगी मेरे और आपके बीच की, बाकी तो कोई रिश्ता नहीं है। किसी रिश्ते की वजह से तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। मैं कौन सा बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं कौन सा बहुत बड़ा नेता हूं? मैं तो अपनी टिकट जहाज की नहीं ले सकता, किसी आपको टिकट क्या दिलाऊंगा? ये कनेक्ट जो है पूरे देश में होना चाहिए, हो रहा है। इस देश में 20-25 लोग लगातार बगैर किसी संगठन से जुड़े हुए, अगर राष्ट्रवाद आपके अंदर है, आप किस संगठन में रहते हैं डजंट मैटर, आप अकेले भी खड़े हो जाएंगे तो इसी जगह पे कई हजार पुष्पिंद आ जाएंगे। लेकिन करिए तो अपने अंदर कन्विक्शन पैदा करिए, किसी लालच में छोड़ दीजिए कि मुझे एमपी बनना है, मुझे राज्यसभा में जाना है, मुझे ये पद मिलना है। ये पद आपके पीछे दौड़ेंगे, एक बार कोशिश तो कीजिए भाई। आंतरिक खतरों में जो खतरे मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं, जिन्हें मैं दिन रात जीता हूं, पैदा हुआ वहां जीता रहा, आज पाकिस्तान के बाद यहां हूं, उन सब के बाद मैं ये कहता हूं कि भारत की मेजॉरिटी की इग्नोरेंस, उसका सबमिसिव एटीट्यूड और एक साइकोलॉजिकल डर जो उसके अंदर बैठा है, अगर वो निकल गया, जो निकल रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये निकल गया तो आप यकीन मानिए आपके देश में 80% बजट आपका कार को चेक करने, ओके करने, दरवाजे पे खड़े होने वाली फौज पे खत्म हो जाएगा। कोई कमी नहीं है आपके पास। इस देश में कुछ लोगों का ही काम है गंगा को बचाना। ये सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे कि गंगा को बचाएंगे, बाकी लोग कुछ करेंगे, पानी पिएंगे और कहेंगे हमने पी लिया, तुम भी आ जाओ बांग्लादेश से, तुम भी आ जाओ बर्मा से। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश का पर्यावरण के बारे में वो चिंतित हों। वो इस देश के लिए चिंतित नहीं होते कि इस देश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में होना चाहिए।
माइनॉरिटी कमीशन में होना चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिला है, हमें वो क्यों नहीं मिला है, इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहता होता। जम्मू कश्मीर राज्य का 1% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 99% आपके और मेरे टैक्स से वो पलते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। भारतीय सेना के हर जवान, इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई देश का जिला नहीं होगा जहां से कोई फौजी जम्मू कश्मीर में मारा ना गया हो। उनसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर में। लेकिन महबूब मुफ्ती कहती है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, वो लोग जो भारत के संविधान को नहीं मानते। लिहाजा आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, अभी कहते हैं 2 घंटे सुना है। अब वो हमारी एक बहन थी, वो पानी भी दे गई थी, शायद इससे जल्दी बंद कर देगा। लेकिन मैं आप सबका तहे दिल से इसलिए शुक्रिया करता हूं कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जो नामुमकिन हो, लेकिन अपने अंदर विश्वास को जगाइए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर गर्व कीजिए। अगर जीवन में कहीं कोई घटना घट गई है जिस कारण से हमारा थोड़ा सा ब्लैक स्कार आ गया है, तो उसको जीवन का परमानेंट हिस्सा मत बनाइए। हमारे परिवारों में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम लोग जो हैं लीन पीरियड से गुजरते हैं, वो चाहे नौकरी हो चाहे घर हो, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं है, वो चला गया है। उसे पूरी ताकत से अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। ये इतिहास भी बदलेगा, ये सरकारें भी बदलेंगी, और जो आएगा वो आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।